One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. तो आज तक आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लोग और भी ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं और उसके एप्लीकेशंस को सीखना चाहते हैं, और यही 1905 में ये पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. मतलब इसके हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, हमेशा समान नहीं रहते. लाइक आप पर्टिकुलर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपका जो दोस्त है वो आपको नीचे से ट्रेन मतलब ट्रैक से या प्लेटफॉर्म से देख रहा है. अब आपका जो दोस्त है वो देख रहा है कि आप ट्रेन के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और जो उसकी स्पीड है ट्रेन की वही स्पीड से आप भी आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज आप ट्रेन में के अंदर बैठे हैं. बट आप अगर अपने दोस्त को देखोगे या अपने आप को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा. आपको लगेगा कि आप तो एकदम स्टिल बैठे हुए हो, आपकी कोई स्पीड नहीं है. आपको ऐसा फील होगा बिकॉज आप उस ट्रेन चलती हुई ट्रेन के अंदर हो. जैसे हम इस पृथ्वी में हम सभी प्राणी रहते हैं और हमारी जो पृथ्वी है वो यानी अर्थ जो है इट्स रिवॉल्विंग राउंड द सन. उसके किनारे किनारे वो रिवॉल्यूशन कर रही है अपने ऑर्बिट में. और जब ये रिवॉल्यूशन कर रही है तो हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम घूम रहे हैं, बट वी आर मूविंग. हम अपने रूम में बैठे हैं तो हमें लग रहा है हम रेस्ट स्टेज में हैं, हमारी स्पीड 0 है, बट एक्चुअली में हम अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं. तो इन्होंने बताया था कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. तो इन्होंने कहा कि अगर एक जो है क्लॉक बहुत तेज़ी से चलती हुई ट्रेन के अंदर है जो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और दूसरी क्लॉक जो है वो एक पर्सन जो नीचे है उसके पास है, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली, जैसे इनफैक्ट आप इमेजिन कर लो कि आप स्पेस में चले गए हो, वहाँ पर बहुत तेज़ स्पीड ऑफ लाइट की उससे कोई विमान है उससे ट्रैवल हो रहा है और उसके अंदर एक क्लॉक है. अब वो क्लॉक की जो स्पीड है वो अलग होगी और बहुत धीरे उसमें टाइम जो है बहुत धीरे धीरे चलेगा. और जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो क्लॉक है वो अपनी जैसी रफ्तार रहती है उसी रफ्तार से चलेगी. तो उन्होंने यही इस इक्वेशन में समझाने की कोशिश की कि जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. और फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इससे एक काफ़ी बड़ा फार्मूला निकला E=mc², जो हर कोई जानता है कि ये एक बहुत बड़ा इक्वेशन है where E is equals to energy and m is the mass and c is the speed of light in vacuum. और जिसकी काफ़ी हाई स्पीड में वो रहता है लाइट की स्पीड. तो ये इक्वेशन जो है ये आइंस्टीन की इक्वेशन के नाम से फेमस हुई है. एंड इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो देखते हैं तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो आइंस्टीन काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनको मालूम था कि एक कॉमन पर्सन को अपनी बात कैसे इजीली समझाई जाए. तो इसका इन्होंने बहुत आसान तरीके से एग्जांपल दिया था कि रिलेटिविटी क्या चीज़ होती है. इन द सेंस कि इन्होंने बोला कि इफ़ व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. इन्होंने कहा कि अगर आप अपने पसंदीदा पर्सन या अपनी पसंदीदा गर्ल के साथ 2 घंटे के लिए भी बैठ जाएं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि वो समय का आपको पता ही नहीं होगा बिकॉज उस समय आप खुश हो गए तो आपको वो समय भी आपको कैसा लगेगा 2 मिनट जैसा लगेगा. बट इफ़ यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. तो उन्होंने कहा लेकिन अगर आप किसी गर्म तवे के ऊपर या स्टोव के ऊपर आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए भी देन आपको ऐसा लगेगा आप 2 घंटे के लिए बैठ गए हो बिकॉज आपको परेशानी हो रही है. तो इसी को उन्होंने बहुत ही फ़नी अंदाज में एक कॉमन पर्सन को समझाने की कोशिश की कि दैट्स रिलेटिविटी. प्रकाश की कांस्टेंट गति ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में हलचल मचा दी.
अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अवधारणाएं कल्पनाओं में जन्म लेती और गणितीय समीकरणों द्वारा साबित होती, जिन पर बाद में वैज्ञानिक प्रयोग करते तो उन्हें सही पाते। वो कहते हैं ना, जिसकी सोच बड़ी होती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी बड़े होते हैं। ऐसे ही बड़ी सोच वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। जहाँ पर आम इंसानों की सोच खत्म होती थी, वहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच शुरू होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की कि ऐसा क्या कारण है कि प्रत्येक स्थिति में प्रकाश की गति हमेशा कांस्टेंट यानी नियत रहती है। उन्होंने कल्पना की कि ऐसी क्या घटना घटेगी जब वो प्रकाश की गति से ट्रैवल करेंगे। कल्पना करने के साथ साथ उन्होंने गति के सूत्र को भी ध्यान में रखा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उन्होंने अपनी कल्पना में पाया कि किसी भी चीज़ की गति दूरी और समय के अनुपात पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश की गति कांस्टेंट यानी नियत है, इसका मतलब गति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, बल्कि दूरी और समय अपने आप को बदल रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती, बल्कि इनका बचाव करती है। और प्रकृति का ऐसा ही एक फंडामेंटल लॉ है प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। और प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ यानी प्रकाश की गति को एक समान रखने के लिए स्पेस और टाइम को ही बदल देती है। चलिए आइंस्टाइन के स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम अपने पुराने उदाहरण को फिर से देखते हैं। मान लो कि आपका दोस्त जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा है, उसके पास एक घड़ी है और आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपके पास भी एक घड़ी है। जब आपका दोस्त ट्रेन में बैठा, उस समय आपकी घड़ी का समय और आपके दोस्त की घड़ी का समय एक समान है। अब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन को देख रहे हो जिसमें आपका दोस्त बैठा है। आपने देखा कि जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन थी, उसकी लंबाई बहुत कम हो गई है और ट्रेन में आपके दोस्त के पास जो घड़ी मौजूद है, उसका समय आपकी घड़ी की समय की अपेक्षा बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसका कारण है प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ को टूटने से बचा रही है। इस वजह से ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर रखने के लिए स्पेस और टाइम दोनों ही बदल गए, यानी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन में मौजूद घड़ी का समय दोनों ही बदल गए। ये घटना तो आपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है, उसके लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मतलब ट्रेन में बैठा आपका दोस्त ऑब्जर्व करता है कि ट्रेन की लंबाई वही है जो पहले थी और उसके पास जो घड़ी मौजूद है, उसमें समय की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब आप प्लेटफॉर्म से देख रहे हो कि आपका दोस्त जिस ट्रेन में बैठा है, उसकी लंबाई भी कम हो गई और समय भी धीमा हो गया, लेकिन आपके दोस्त के नज़रिए से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। ये तो प्रकृति का कमाल है जिसने दोनों के नज़रियों को बदल दिया। लेकिन जब एक आध हफ्ते के सफ़र के बाद आपका दोस्त उस ट्रेन से बाहर निकलेगा, तो वो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। वो देखेगा कि उसके पास जो घड़ी थी, उसके अनुसार अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन आपकी घड़ी के अनुसार पृथ्वी पर सालों बीत चुके हैं, क्योंकि आपकी घड़ी के मुकाबले आपके दोस्त की घड़ी धीमी चल रही थी। आपका दोस्त आपको देखेगा कि आप पहले से बूढ़े हो चुके हो, लेकिन उसकी उम्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को आप अपने दोस्त के लिए भविष्य की दुनिया बोल सकते हो, जिसमें वो 1 हफ्ते के सफ़र के बाद पहुंच तो गया, लेकिन अब वो भविष्य के उस दौर से वापस नहीं लौट सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेस और टाइम की इस कल्पना ने क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट यानी टाइम ट्रैवल जैसी अवधारणा को जन्म दिया। इससे पहले लोगों का यही मानना था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पर समय की रफ्तार एक समान है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह समय और स्पेस अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का ये कॉन्सेप्ट गणितीय समीकरणों के आधार पर सिद्ध कर दिया, लेकिन इस पर परीक्षण करना अभी बाकी था। 1977 में नासा ने सैटेलाइट्स में कुछ घड़ियां लगाकर छोड़ी, जिनका समय पृथ्वी की घड़ी के अनुसार सेट किया गया, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट्स की घड़ियों का समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों से धीमा चल रहा था।
हालांकि पृथ्वी की घड़ियों और सैटेलाइट्स में लगी घड़ियों के समय का यह अंतर बहुत ही मामूली था, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत का सपोर्ट किया। हमारे इतने विकसित होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आइंस्टाइन के सिद्धांत को साबित कर पाए, क्योंकि आइंस्टाइन के सिद्धांत को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे पास प्रकाश की गति से चलने वाला यान होना चाहिए, जो कि हमारे लिए अभी असंभव है। 1905 के आसपास एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे इस इंसान ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा, लेकिन सदी के इस महान वैज्ञानिक की कल्पना यहीं नहीं रुकी। यही वो दौर था जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक समीकरण दिया जो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया। जी हाँ, आप सही समझे, E = mc²। इसका मतलब है किसी भी वस्तु के मास यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को मास यानी द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी समय की तरह रिलेटिव है, मतलब किसी भी वस्तु की गति बढ़ाने पर उसका मास भी बढ़ेगा, वो भी वस्तु के आकार में बिना बदलाव के। आइंस्टाइन के इस समीकरण E = mc² के आधार पर वैज्ञानिकों ने आगे चलकर परमाणु बम का निर्माण किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान परमाणु बम का जब पहली बार उपयोग हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों का मानो अस्तित्व ही खत्म हो गया। उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने समीकरण E = mc² के प्रतिपादित करने पर बड़ा दुख हुआ और उन्हें लगा कि इस समीकरण का ऐसा घातक हथियार बनाकर दुरुपयोग हुआ है।